विद्यार्थी मित्रों, हम आज इस तासिका के अंतर्गत हिंदी उपन्यास उद्भव और विकास इस गद्य साहित्य के भाग के शेष भाग को दूसरे भाग के अंतर्गत यानी दूसरी तासिका के अंतर्गत आप लोगों के सम्मुख रखने वाले हैं। मित्रों, इससे पूर्व हमने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के बीए तृतीय वर्ष षष्ठम सत्र के अंतर्गत आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्न पत्र 14 के अंतर्गत से गद्य साहित्य में हिंदी उपन्यास उद्भव और विकास का प्रारंभ किया हुआ है। उसका शेष भाग जो रहा हुआ है उसको मैं इस तासिका में पूर्ण करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मित्रों, देख लीजिए आप, हिंदी उपन्यास उद्भव और विकास के अंतर्गत हमने सर्वप्रथम उपन्यास का उद्भव और विकास के जो 3 भाग है उसके अंतर्गत का पहला भाग पहले भाग के अंतर्गत या पहली तासिका के अंतर्गत समाप्त किया हुआ है। अब शेष 2 भाग जो रह रहे हैं वो हम इस तासिका में देखने वाले हैं। मैंने इससे पूर्व ही आपको बतलाया था, हिंदी उपन्यास साहित्य के 3 भागों को अध्ययन की सुविधा के लिए हमने आप लोगों के सम्मुख रखा हुआ है। हिंदी उपन्यास के विकास क्रम के अंतर्गत का पहला भाग और उसका उद्भव समाप्त होने के पश्चात दूसरे भाग की ओर क्या है हम बढ़ रहे हैं। तो देख लो, पहला भाग था प्रेमचंद पूर्व उपन्यास साहित्य, दूसरा भाग है प्रेमचंद युगीन उपन्यास साहित्य और अंतिम भाग है प्रेमचंद उत्तर उपन्यास साहित्य। तो मित्रों, अब मैं आप लोगों के सम्मुख प्रेमचंद युगीन उपन्यास साहित्य को रखने जा रहा हूं, क्योंकि इससे पूर्व हमने प्रेमचंद पूर्व उपन्यास साहित्य के ऊपर सविस्तार चर्चा की हुई है। अधिक समय उसमें व्यतीत न करते हुए हम जो है तो सुचारू रूप से हमारे पाठ्यक्रम की ओर क्या है बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो देख लीजिए कि प्रेमचंद युगीन जो उपन्यास साहित्य है उस पर एक दृष्टि मैं आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ। उपन्यासकार, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के पदार्पण से उपन्यास साहित्य की रिक्तता की पूर्ण अर्थों में पूर्ति हुई। वस्तुतः वे हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार तथा युग प्रवर्तक है। इनके उपन्यासों में प्रथम बार जन सामान्य को वाणी मिली और कला केवल मनोरंजन का खिलवाड़ न रहकर जीवन मर्म को उद्घाटित करने वाली बनी। उनके उपन्यासों में विशाल जनजीवन और विशेषता भारत के किसान और मध्यम वर्गीय जीवन की अनेक मुखी समस्याएं कलात्मक रूप में चित्रित हुई है। उनके उपन्यासों की व्यापक पटभूमि हिंदी तो क्या किसी भी भारतीय भाषा के उपन्यासकार में नहीं है। उनके उपन्यास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सटीक भाष्य है और तत्कालीन उत्तरी भारत के उदात्त, अनुदात, शुद्र तथा सुंदर, अच्छे और बुरे सब पहलू उसके अंतर्गत समाहित है। उसमें राजा से लेकर रंग सब है और ऐसा लगता है कि जैसे हम स्वयं उनके औपन्यासिक जगत में विचरण कर रहे हैं। इसी प्रकार कथोपकथन, शैली, वातावरण तथा उद्देश्य आदि अन्य औपन्यासिक तत्व सभी उसमें कलात्मक रूप से विकसित दृष्टिगोचर होते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद मानवतावादी कलाकार प्रेमचंद के महत्व को निम्न शब्द में जो है तो व्यक्त करते हैं। देख लीजिए, उनके शब्द हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उसके पश्चात उनकी जो है तो महत्ता को हम क्या यहाँ पर प्रतिपादित करने में सक्षम हो गए। वह हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार देख लीजिए, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। पर्दे में कैद, पद पद पर लांछित और असहाय नारी जाति की महिमा के जबरदस्त वकील थे। गरीबों और बेकारों के महत्व के प्रचारक थे। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, सुख दुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। झोपड़ियों से लेकर महलों, खोमचे वालों से लेकर बैंकों, गांव से लेकर धारा सभाओं तक आपको इतने कौशल्य पूर्वक और प्रामाणिक भाव से कोई नहीं ले जा सकता। तो मित्रों देख लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रेमचंद के साहित्य के लिए जो बात कही है वो निर्विवाद महत्वपूर्ण है और यकीनन वो जो है तो उच्च कोटि की वार्ता होने के कारण इस पे गौर करना अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। उसके साथ ही साथ देख लीजिए, दूसरे एक विद्वान है प्रेमचंद योगिन उपन्यास के संदर्भ में अपनी बात रखने वाले, उनका नाम है वाजपेयी। देख लीजिए, वाजपेयी जी ने कहा, उपन्यास के इस निर्माण और अनुवाद के आरंभिक युग को पार करते ही हम हिंदी उपन्यासों के उस नए युग में पहुंचते हैं जिनका शिलान्यास प्रेमचंद जी ने किया और जिसमें आकर हिंदी उपन्यास एक सुनिश्चित कला स्वरूप को प्राप्त कर अपनी आत्मा की पहचान पहचान सका तथा अपने उद्देश्य से परिचित होकर उसकी पूर्ति में लग सका। तो इस प्रकार निर्विवाद रूप से प्रेमचंद को हिंदी उपन्यास साहित्य का निर्माता कहा जाता है। और जैसे कि सेमचंद्र सुमन, योगेंद्र कुमार मडिक का कहना है, देख लीजिए उनका कथन किस प्रकार का है। मुंशी प्रेमचंद वस्तुतः हिंदी के युग प्रवर्तक अमर कलाकार है। उनके पूर्व हिंदी उपन्यास सर्वथा अविकसित था। उसमें तिलिस्मी, अय्यारी, काल्पनिक और जासूसी कथाओं की ही प्रधानता थी, किंतु प्रेमचंद ने उपन्यास साहित्य को मानवीय जीवन के निकट ला दिया और उसमें तात्कालीन सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का चित्रण किया। उनके उपन्यास तत्कालीन संघर्षमय जीवन और समाज के प्रतिबिंब है। देख लीजिए उनके उपन्यास किस तरह से जो है तो साहित्य को यहाँ उजागर करते हैं और संघर्ष का प्रतिबिंब के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। तो उनका सर्वप्रथम उपन्यास है सेवा सदन। इसमें नागरिक जीवन और समाज के मध्यम वर्ग की सामाजिक समस्याओं का अत्यंत चित्ताकर्षक वर्णन उन्होंने किया है। हमारे समाज और परिवार की कुरीतियों से उत्पन्न होने वाले भीषण दुष्परिणामों का यह एक क्या है, यथार्थ चित्र है। कथोपकथन, भाव, शैली और कथा वस्तु सभी कुछ नवीन और मौलिक है। पात्र सजीव और अपनी अंग प्रवृत्तियों के अनुकूल विकसित होते हैं। तो उसके बाद का उनका उपन्यास देख लीजिए, प्रेम आश्रम नामक ये उपन्यास है और इसके अंतर्गत उन्होंने ग्रामीण जीवन को चित्रित करने का क्या है, एक बड़ा ही अनोखा प्रयोग किया हुआ है। पुरानी सामंती और जमींदारी सभ्यता किस प्रकार खोखली हो चुकी है, किस प्रकार वो अपने अंतिम दिनों में किसानों के शोषण में व्यस्त है, इन सब का सजीव और मार्मिक चित्रण किया गया है। यह उपन्यास गांधीवाद समझौता पद्धति द्वारा समय की विषमताओं के सुलझाव की प्रस्तुति करता है। तो अगला उनका उपन्यास जो है रंगभूमि। रंगभूमि का या रंगभूमि उपन्यास का कथानक
थोड़ा जटिल है, किंतु उसके जो पात्र है सूरदास, विनय, सोफिया आदि अपनी चारित्रिक विशेषता के कारण अमर है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, मजदूर, किसान, पूंजीपति इत्यादि सभी वर्ग इसमें चित्रित है। तो कायाकल्प में अलौकिक कथा का समावेश है। इसमें रानी देवप्रिया की अतृप्त वासना का बहुत ही नग्न चित्रण है। रियायतों के जीवन को यथार्थ रूप में चित्रित किया गया है। कायाकल्प का कथानक असंगठित है। गोदान प्रेमचंद की अंतिम और सर्वोत्कृष्ट कृति है। क्या भाव, क्या टेक्निक, सभी से एक नवीन जीवन और प्रौढ़ता है। कथा में अद्भुत प्रभाव है, भाव में सांझ का सुनहलापन है। कोरी संसार में अमर पात्रों में से एक है। यहाँ आकर मुंशी जी का दृष्टिकोण भी यथार्थवादी हो गया है। उन्होंने जीवन की कटुता को पूर्णतया अनुभव कर कर उसे अपने इस अमर उपन्यास में चित्रित करने का जो है तो कार्य किया हुआ है, वो बड़ा ही सराहनीय है। मुंशी प्रेमचंद एक सुधारक के रूप में भी यहाँ पर जो है तो क्या है दिखाई देते हैं। कहीं कहीं उनका यह सुधारवादी रूप इतना प्रचंड हो गया है कि वो उनकी एक बहुत बड़ी दुर्बलता बन गया है। वे वहाँ उपन्यासकार के रूप में प्रचारक या उपदेशक मात्र बन जाते हैं, किंतु उन्होंने अपने उपन्यासकारों के कलात्मक रूप पर विचार न किया हो, ऐसी बात नहीं। कथा वस्तु, कथोपकथन इत्यादि उपन्यास के सभी अंग उनके उपन्यासों में समान रूप से विकसित हुए हुए हैं। उनकी शैली सर्वथा अपनी थी। पात्रों का मानसिक विश्लेषण और उनके आंतरिक संघर्ष का चित्रण कलात्मक और स्वाभाविक है। व्यंग्यपूर्ण शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करने में उन्हें विशेष सफलता प्राप्त हुई है। प्रेमचंद जी की सफलता का प्रमुख रहस्य उनकी चलती हुई मुहावरेदार भाषा भी है। पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल भाषा परिवर्तित होती गई है। कथोपकथन और पारस्परिक वार्तालाप चारित्रिक विशेषताओं के प्रदर्शन में अनुकूल है। उनके प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में हल्की भावुकता और कवित्व का सम्मिश्रण हमें जो है तो दृष्टिगोचर होता है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में भारतीय परंपरा के अनुसार आदर्शमुख यथार्थवाद का चित्रण किया हुआ भी देखने को मिलता है। यद्यपि कहीं कहीं उनकी रचनाओं में उनका उपदेशात्मक रूप प्रधान हुआ है, तथापि उन्होंने कलात्मकता की सर्वथा उपेक्षा नहीं की। वे सच्चे कलाकार है। हाँ, वे कला जीवन के लिए ही स्वीकार करते हैं, कला कला के लिए नहीं। तो देख लीजिए मित्रों, प्रेमचंद के उपन्यास साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को मैंने यहाँ पर आप लोगों के सम्मुख रखा। इन्होंने जैसे कि हमने बताया कि सामाजिक ऐतिहासिक उपन्यासों को क्या है महत्व दिया हुआ है, और प्रेमचंद के समसामयिक उपन्यासों में उनके समकालीन उपन्यासकारों का भी क्या है अन्य साधारण महत्व है। प्रेमचंद के समसामयिक उपन्यासकारों में सर्वप्रथम हम जयशंकर प्रसाद, विशंबरनाथ शर्मा, कौशिक, चंडी प्रसाद, हृदय, चतुरसेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, बेचैन शर्मा पांडे या उर्फ उग्र, या ऋषभ चरण जैन, राम वृक्ष बेनीपुरी, जैनेन्द्र कुमार, हिलाचंद्र जोशी, सियाराम शरण गुप्त, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, गोविंद वल्लभ पंत, भगवती चरण, यशपाल आदि की गणना की जाती है। परंतु इनमें से कई कलाकारों की प्रतिभा प्रेमचंद उत्तर काल में ही अधिक निकली हुई और उभर कर सामने आई हुई हमें देखने को मिलती है। प्रसाद जी की तितली और कंकाल
उग्र जी के चंद हसीनों के खतूत, बधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल, घंटा और सरकार तुम्हारी आंखों में। तो चतुरसेन शास्त्री की हृदय की परख और अमर अभिलाषा, कौशिक जी की भिकारिन और माँ, तो वृंदावन लाल वर्मा का गढ़कुंडार और विराटा की पद्मिनी, शिवपूजन साय की देहाती दुनिया, भगवती चरण वर्मा की 3 वर्ष और चित्रलेखा, प्रताप नारायण श्रीवास्तव की विदा, विजय और विकास, तो गोविंद वल्लभ पंत की मदारी और जुनिया, निराला की प्रभावती, जैनेन्द्र कुमार की परख और कल्याणी आदि कृतियां प्रेमचंद युग में ही क्या है, प्रकाश में आई हुई है। परंतु उग्र की फागुन के दिन 4, चतुरसेन शास्त्री की वैशाली की नगरवधु, सोना और खून, खग्रास, गोली, बगुला के पंख आदि अनेक कृतियां, वृंदावन लाल वर्मा की झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी, भुवन विक्रम आदि कई रचनाएं, और भगवती चरण वर्मा की वो फिर नहीं आई और भूले बिसरे चित्र, प्रताप नारायण श्रीवास्तव की विसर्जन, गोविंद वल्लभ पंत की नूरजहां, अमिताभ जैनेन्द्र की सुनीता, व्यतीत, सुखदा और त्यागपत्र आदि कई कृतियां प्रेमचंद उत्तर युग में प्रकाशित हुई तथा युग में उन्हें विशेष रूप से प्रसिद्धि भी मिली हुई हमें क्या है, देखने के लिए मिलता है। अतः उनकी गणना प्रेमचंद उत्तर युग में भी की जा सकती है। इस प्रकार राहुल सांकृत्यायन और ईला चंद्र जोशी प्रेमचंद के समसामयिक लेखक होते हुए भी प्रेमचंद उत्तर काल में ही उपन्यासकारों के रूप में अधिक प्रसिद्ध हुए। अतः उनकी गणना प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकारों के रूप में ही जाएंगी। राहुल जी ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं और सिंह सेनापति वो जय योध्या उनकी प्रसिद्ध कृतियां है, तथा ईला चंद्र जोशी घृणामयी, लज्जा, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत की छाया, निर्वासित, मुक्ति पथ, सुबह के भूले, जिप्सी और जहाज का पंछी नामक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों के रचयिता के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। तो मित्रों देख लीजिए, प्रेमचंद युग के अंतर्गत प्रेमचंद की महत्ता का बखान करते हुए, उनके उल्लेखनीय उपन्यास का जिक्र करते हुए, उनके समसामयिक उपन्यासकारों का उल्लेख करते हुए, किस तरह से प्रेमचंद काल में और प्रेमचंद उत्तर काल में इन लोगों ने जो है तो क्या है, अधिक मात्रा में कार्य किया हुआ है, ये हमें क्या है देखने के लिए मिलता है। तो मित्रों देख लीजिए, हम आखिरी भाग में या आखिरी मरहले में यहाँ पर जो है तो आप लोगों के सामने जो है तो उपन्यास साहित्य उद्भव और विकास के जो है तो तीसरे भाग की ओर क्या है, आप लोगों को जो है तो उसके संदर्भ की बातों से अवगत कराना चाह रहे। तो तीसरा भाग कौन सा है या तीसरा मरहला, जैसे कि हमने देखा इससे पूर्व ही मैंने आप लोगों को बताया, प्रेमचंद पूर्व युगीन उपन्यास साहित्य, प्रेमचंद युगीन उपन्यास साहित्य या प्रेमचंद उत्तर युगीन उपन्यास साहित्य। तो हम यहाँ पर प्रेमचंद उत्तर युगीन साहित्य को विशेष कर उपन्यास साहित्य को आप लोगों के सम्मुख रखने का क्या है प्रयास कर रहे हैं। तो देख लीजिए, जिस प्रकार उत्तर छायावादी युग में कविता क्षेत्र में कुछ नवीन प्रवृत्तियां जन्मी, उसी प्रकार प्रेमचंद उत्तर युग में आख्यान साहित्य में भी मनोवैज्ञानिक यथातथ्यवाद, घोर नग्न यथार्थवाद, अवचेतनवाद, प्रतीकवाद की प्रवृत्तियों का समावेश हुआ है। प्रेमचंद के बाद का उपन्यास साहित्य निश्चित रूप में प्रेमचंद के पूर्ववर्ती साहित्य से उच्च है और कदाचित बाह्य शिल्प विधान में प्रेमचंद के साहित्य से भी कुछ आगे है, किंतु इनमें वो भीतरी गहराई नहीं है जो कि प्रेमचंद के उपन्यास साहित्य में है। प्रेमचंद का गोदान
केवल हिंदी का ही नहीं, विश्व साहित्य का अमूल्य निधि है। गोदान के अंतर हिंदी उपन्यास साहित्य के पास ऐसा कोई भी जो है तो कृति नहीं है जिसे वो अपनी स्थायी संपदा समझे। प्रेमचंद उत्तरकालीन लेखकों की रचनाओं को एक निश्चित प्रवृत्ति के अंतर्गत रखना यद्यपि कठिन व्यापार होगा, तो उसको हम स्थूल रूप से मैं आप लोगों को बताता चलूं, तो इन्हें जो है तो अलग अलग जो है तो हिस्से में बांट कर उसका जो है तो क्या है, प्रेमचंद उत्तर युगीन उपन्यासों को समझना आसान होगा। जैसे सामाजिक उपन्यास है, उसके पश्चात मैं आपको बताता चलूं कि मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है, या साम्यवादी उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है, या उसके आगे हम बढ़ते हैं तो आंचलिक उपन्यास है ना, या प्रयोगशील परंपरा के उपन्यास है, या आधुनिक बोध के उपन्यास है, या हमें दिखाई देता है कि अन्य उपन्यास भी हमें ढेर सारे देखने के लिए क्या है, मिल सकते हैं। तो मित्रों देख लीजिए, प्रेमचंद उत्तर युगीन उपन्यास के अंतर्गत डॉक्टर राम रतन भटनागर ने कथा उनके कथनानुसार प्रेमचंद उत्तर औपन्यासिक प्रवृत्तियों को जो है तो रखने का उन्होंने प्रयास किया, जिसके माध्यम से प्रेमचंद उत्तर युगीन उपन्यास को हम क्या है भली भांति समझ सकते हैं। प्रेमचंद के उपन्यास कम से कम बृहद राजनीतिक उपन्यास गांव के जीवन तक सीमित रहे थे, और गोदान में उन्होंने गांव के विघटन की कहानी भी क्या है कही थी, और गोबर को नगर के सद्य विकसित औद्योगिक जीवन में क्या है पहुंचाकर कदाचित मजदूर जीवन की कहानी कहने का भी उन्होंने क्या है अपने इस गोदान के माध्यम से प्रयास किया हुआ है। इतना ही नहीं, आपने फिल्म मजदूर में उन्होंने भारतीय जीवन के इस नवीन अंग को उभारा भी था, परंतु मजदूर जीवन की कहानी उतनी विशाल और उतने अधिकार से नहीं कह सके। बाद के लेखकों ने इसी को विशेष विकसित कर कर जो है तो क्या है साहित्य में लाने का प्रयास किया। प्रेमचंद के साहित्य में अपने अंतर्विरोध के कारण मध्यम वर्ग व्यंग्य का विषय बना है, परंतु कम से कम उपन्यासों में वो उनकी सभी दिशाएं लेकर नहीं चलते। एक तरह से ग्रामीण जीवन और राजनीतिक हलचलों के चित्रण के आगे नहीं, उन्होंने मध्यम वर्गीय जीवन की उपेक्षा की है। प्रेमचंद के बाद के यथार्थ कलाकार गांव में नहीं बैठ सके, उनके लिए नगर की महत्वपूर्ण हो गए, और नगर के जीवन के औद्योगिक और मध्य वित्तीय आर्थिक पक्ष की ओर भी उन्होंने क्या है ध्यान आकृष्ट किया, जिसमें आश्क भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, राधा कृष्ण आज्ञे और यशपाल क्या है मूल स्रोत रहे हुए हमें देखने के लिए मिलते हैं। साहित्य में मनोविज्ञान की पुकार है। कहा गया कि प्रेमचंद ने रचनाओं में मनोवैज्ञानिक की गहराई नहीं है, फलता बाद के लेखक उपन्यासकारों में अधिक मनोविश्लेषक बन गए, और इसमें कथानक, संभाषण शैली, चित्रांकन सभी क्षेत्रों में महान परिवर्तन हुए। एक तरफ से जीवन दृष्टि बदल गई, समग्र मानव की जगह खंड मानव की प्रतिष्ठा देखने को मिलती है। प्रेमचंद तटस्थ चित्रकार तो नहीं है, परंतु आदर्श की ओर बढ़ते हुए, और वे अपनी कथा और अपने पात्रों को स्वयं बोलने देते हैं। बाद के कलाकार आलोचक की प्रवृत्ति लेकर चलते रहे और एक तरह से सटीक कथाएं लिखते हैं। वास्तव में परवर्ती कलाकार न रहकर जीवन समीक्षक रह गए। कहीं कहीं टीका शैली इतनी सटीक और दुर्वा हो गई कि उपन्यास का जीवन रस ही सूख गया। जहां उपन्यासकार लिखते समय टीका की जो है तो बाधाओं से बचने का प्रयास करते हुए भी क्या है, या उसका चित्र उपस्थित करते हुए भी हमें देखने को मिलते हैं।
प्रेमचंद का आदर्शवाद सौद्देश्य था। आज के उपन्यास साहित्य का वस्तुवाद भी क्या सौद्देश्य है। कम से कम दोनों में वो समानता है, परंतु दोनों की सक्रिय और शैली में अंतर है। दोनों की प्रक्रिया और शैली में भी अंतर है। उदाहरण के लिए मध्य वर्ग के चित्रण में यशपाल जिस शैली शिल्प को अपनाते हैं वो प्रेमचंद की शैली शिल्प से क्या है भिन्न नजर आती है। दूसरी ओर वो प्रेमचंद के शैली संबंध की शिथिलता की और भी क्या है बढ़ता हुआ अराजक बन जाता है। जैसे आज्ञा और इलाचंद्र जोशी की रचनाओं में वास्तव में शैली शिल्प की दृष्टि से प्रेमचंद उत्तर साहित्य एकदम प्रयोगवादी है। उनमें कलात्मक संयोजक की उपेक्षा विशृंखला के तत्व अधिक मिलते हैं। कुछ रचनाओं में स्थानिकत्व संवेदनात्मक यथार्थ चित्रण के भी रूप हमें नई प्रतिमान सामने क्या है लेकर आते हैं। तो यथार्थवादी धारा का प्रभाव ऐतिहासिक उपन्यासों पर भी क्या है पड़ा हुआ है। उनमें हमें तत्कालीन परिस्थिति और विवरणों के सूक्ष्म आकलन की ओर आग्रह मिलता है। यशपाल का दिव्या और राहुल के उपन्यास इस प्रवृत्ति के क्या है साक्षी के रूप में हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो मित्रों देख लीजिए, प्रेमचंद उत्तर युग में यशपाल की देशद्रोही, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, दिव्या, मनुष्य के रूप, रांगे राघव की घरोदे, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारू, पक्षी और आकाश, उपेंद्र नाथ आश्क की गिरती दीवारें, गर्म राख, बड़ी बड़ी आंखें, नागार्जुन की बलचनामा, रतिनाथ की चाची, बाबा भटेश्वर नाथ, तो अमृतलाल नागर की जय महाकाल, बूंद और समुद्र, राजेंद्र यादव की उकड़े हुए लोग, आंचल की चढ़ती धूप, मरु प्रदीप, नई इमारत, उल्का, अमृतलाल की बीज, हजारी प्रसाद द्विवेदी बान भट्ट की आत्मकथा और चारू चंद्रलेखा, आज्ञे की शेखर एक जूनी और नदी के द्वीप, धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, तो लक्ष्मी नारायण लाल की पया का घोंसला और सांप, उदय शंकर भट्ट की वह जो मैंने देखा, सागर लहरें और मनुष्य, अनंत गोपाल शेवड़े की निशा गीत, मृगजल, पूर्णिमा, ज्वालामुखी, देवेंद्र सत्यार्थी का रथ का पहिया और फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल, भरती परिकथा आदि कृतियां हिंदी उपन्यास साहित्य में अपना उल्लेखनीय स्थान रखती है। साथ ही पहाड़ी, उषा देवी मित्रा, कंचन लता, सब्बरवाला, गुरुदत्त, यादवेंद्र नाथ शर्मा, रघुवंश दत्त शर्मा, द्वारकादास, विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर देवराज, अनूपलाल मंडल, मोहनलाल महतो, वियोगी, मनमन नाथ गुप्त, विनोद शंकर व्यास, नरोत्तम नागर, हंसराज रहबर, ओकार शरद आदि उपन्यासकारों की कृतियां भी उल्लेखनीय है। अतः हम यही देख यही देखते हैं कि हमारा उपन्यास साहित्य उत्तर उत्तर प्रगति पर ही अग्रसर है और उपन्यास जगत में अनेक प्रतिभाओं को देखकर हम ये विश्वास सा हो चला है कि उपन्यास साहित्य का भविष्य उज्जवल ही है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस तासिका के अंतर्गत मैंने आप लोगों के सम्मुख डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के बीए अंतिम वर्ष के अंतर्गत के षष्ठम सत्र से आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास इस प्रश्न पत्र के गद्य साहित्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत से हिंदी उपन्यास उद्भव और विकास का यहाँ पर जो है तो समापन किया। मुझे लगता है कि आप इससे भली भांति अवगत हुए होंगे और मैं जो है तो यहाँ पर क्या है इस तासिका का समापन कर कर रोकने का प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद।